तो इससे पहले वाले वीडियो में हम जो पहला गद्यांश है इस गिल्लू नामक चैप्टर का वो पढ़ चुके हैं। और उसमें हमने रेखांकित जो अंश की व्याख्या की और गद्यांश का संदर्भ भी लिखा। अब जो हमें एक प्रश्न का उत्तर देना है, तथ्यपरक प्रश्न होता है, तो उसको देखेंगे। लेखिका को सौंजूही पर खिली पीली कली देखकर किसका स्मरण हुआ है? तो आप जान ही सकते हैं, स्पष्ट है कि गिल्लू का उसे स्मरण हो आया है। तो लिख लेते हैं उत्तर में। लेखिका को सौंजूही पर खिली खिली कली देखकर गिल्लू का गिल्लू का स्मरण हो आ हो आया। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या और ये प्रश्न ये कर लेने के बाद गद्यांश नंबर अगला देखते हैं। एक यह कागभूषण भी विचित्र पक्षी है, एक कभी समादर। चलो इसी को लिख लेते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। गद्यांश नंबर 2 यहाँ लिख लें। गद्यांश दूसरा हो जाएगा। पहले 3 शब्द आप सबसे पहले लिख लेंगे। पहले 3 शब्द आपके हैं, यह है कागभूषण भी, यह काग भुषुंडी भी। 3 शब्द लिखने के बाद बिंदु रखेंगे और अंतिम 2 शब्द करते हैं या प्रयुक्त करते हैं। आइए संदर्भ लिख लेते हैं। तो संदर्भ में आपको पता ही है हमें क्या लिखना है, पूर्व के जैसा, क्योंकि एक शीर्षक में संदर्भ बदलता नहीं है, एक जैसा ही रहता है। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग लिख लेते हैं। नंबर 1, ये हेडिंग रहेगी आपकी। संदर्भ। और संदर्भ में हम लिख लेंगे पूर्व के जैसा, जैसा हम पहले पूर्व में लिख चुके हैं वैसा ही। तो ये संदर्भ हो गया। दूसरा बिंदु स्टार्ट करते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या देखें, पहले हम अंश देख लेते हैं। यह कागभूषण भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत, अनादृत, सम्मानित एवं अभिमानित। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के। तो लेखक यहाँ कहते हैं, अच्छा, लेखिका लेखिका वर्मा जी हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वज हमारे पूर्वज
ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना ही मयूर। हमारे पूर्वज, दिख नहीं रहा है, हमारे पूर्वज गरुड़, मोर, गरुड़, मोर अथवा किसी मधुर वाणी को उच्चारित करने वाले हंस आदि के रूप में हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकते हैं, प्रकट नहीं हो सकते हैं। वह पितृ पक्ष में, चलिए देख लेते हैं और आगे क्या है। पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरित होते हैं। पितृपक्ष में हम से कुछ प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए काक, हम कौवा लिख सकते, कौवा के रूप में ही अवतरित होते हैं। तो हमारे जो पूर्वज हैं कौवे के रूप में ही अवतरित होते हैं। और कौवा ऐसा प्राणी, पक्षी जो कभी अनादरित तो कभी आदरित किया जाता है। हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश ध्वनि से ही देना पड़ता है। कौवा की कर्कश, हम कठोर कह सकते हैं, कठोर ध्वनि के रूप में ही वह अपने आने का संकेत हमें देते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा आपका रेखांकित अंश के जो दूसरा गद्यांश है उसका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। तीसरा बिंदु जो प्रश्न होता है, तो प्रश्न देख लेते क्या है। कौवे को समादृत अनादृत पक्षी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर हम देख लेंगे। कौवे को उसकी ध्वनि को हम लोग अशुभ मानते हुए उसको अनादरित करते हैं। पर
उसी कौए को पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों के रूप में उसका आदर करते हैं। इस प्रकार से ये दोनों गद्यांशों के तीनों जो बिंदु हैं उनके अर्थ उत्तर हो जाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए और अगला जो गद्यांश नंबर 3 है वो आगे अगले वीडियो में उपलब्ध आपको करा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।